तो हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी डिस्कस किया था और उसके एंड में हमने ये डेफिनेशन सेट किया था, मतलब इस डेफिनेशन तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो सी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सी इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट सी। ठीक है, तो उस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, इसको हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू वन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू वन पर, अगर ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूस है तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, एट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन प्लस थ्री जो कि है 5। ठीक है, अब इस फंक्शन में जैसे ही x की जो वैल्यू है 1 को अप्रोच करेगी, ये फंक्शन कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ले रहा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर सकते हैं सॉल्व। यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि x अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स में x की जगह पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो इसलिए आ गया। अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल टू वन, वो कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 2 इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन आ रहा है। ठीक है, इस केस में तो इसलिए ये जो फंक्शन है x इक्वल टू वन पे क्या हो गया, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू वन पे कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब हम जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया। अब हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन हमने ये ले रखा है। अब इसकी कंटिन्यूटी हमें क्या करना है कि x इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अगेन हम वही काम करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स का एट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। ठीक है, एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा अगेन 0। तो इसलिए यहाँ पे जो लिमिट है x टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे फिर से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लिमिट निकाला और फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पर। तो दोनों ही क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन, एक मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो -x होती है इसकी वैल्यू फॉर x लेस देन 0 और x होती है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, एक कोई रैंडम पॉइंट लेंगे c जो एक बार 0 से कम होगा और एक बार c की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, और एक सिंपल है जहाँ पे हम x की वैल्यू को 0 के बराबर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, वो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, जहाँ पर ये जो है x एक्सिस है एंड दिस इज मॉड ऑफ x विच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 0 है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि कंटिन्यूस है फॉर एवरीवेयर कंटिन्यूस है, एट 0 पर भी ये कंटिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही, आप हर x के लिए यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हम x इक्वल टू 0 इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिमिट निकाल लेंगे सबसे पहले हम फॉर x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x। तो अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये इतना ही आ जाएगा, x टेंड्स टू 0। इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 अगर है x की वैल्यू तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे और फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इतना आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 पे कितनी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे लिखा है कि जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज
सो एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 पे इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई c है, कोई नंबर है c, ये जो c है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, c पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे और c की जो वैल्यू है इस केस में लेस देन 0 है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c यहाँ पे करेंगे 0 की जगह पे f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, अब यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे देखिएगा ध्यान से कि फॉर x लेस देन 0 यहाँ पे माइनस एक्स है मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स लिख लेंगे, फिर से डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, ये माइनस सी आ जाएगा। तो f ऑफ c की वैल्यू इस बार कितनी आएगी, माइनस सी आएगी, क्योंकि यहाँ पे x माइनस एक्स है, जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस एक्स होती है फॉर x लेस देन 0, ठीक है। तो इसलिए सेम यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ सी आ रहा है। तो इसलिए जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है एट c वेयर c इज़ लेस देन 0, ओके। अब अगर हम एक और बार c की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है, फिर से लिमिट चेक करेंगे फॉर x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x, सॉरी यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c मॉड ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x बड़ा है 0 से तो मॉड ऑफ x रिप्लेस करेंगे x के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा c। अगर हम फंक्शन की वैल्यू c पे निकालेंगे तो अगेन c आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है और c ग्रेटर देन 0 है तो c आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए ये जो लिमिट की वैल्यू है x इक्वल टू c पे वो c है और फंक्शन की वैल्यू c है, तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c मॉड ऑफ x इक्वल टू c विच इज़ इक्वल टू f ऑफ c। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कंटिन्यूटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमें फाइनाइट मिल रही है फॉर एवरी x, ठीक है। तो इसलिए जो मॉडुलस फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस फंक्शन is continuous for all x। तो अभी हमने मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखी कि कैसे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स के लिए। अब हम कंटिन्यूटी की एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो एक रियल फंक्शन f है, ठीक है, f इज़ अ रियल फंक्शन, ठीक। अब रियल फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। रियल फंक्शन की जो डोमेन होगी, f की जो डोमेन होगी, लेट्स से f की डोमेन है a कॉमा b का क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो f तब कंटिन्यूअस होगा जब a कॉमा b के इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर f कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई पॉइंट है c जो कि a से बड़ा है और b से कम है, अगर f इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, c पर कंटिन्यूअस है, तो और f अगर a और b पर भी कंटिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे कि f इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल के हर एक पॉइंट पर इंक्लूडिंग द एंड्स, ठीक है, अगर f कंटिन्यूअस है तो हम f को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन थी। अब हम दूसरे एक और थियरम पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक और थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 1 है ये, ठीक है। तो सपोज f एंड g be two real functions at a real constant या real number c, then
तो हम एक और थियरम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, थियरम 1 है ये, ठीक है। सपोज f and g be two real functions be two continuous real functions at a real constant c, ठीक है। देन f plus g is also continuous at c। f minus g is also continuous at x equal to c, ठीक है। यानी f और g अगर हमारे पास दो रियल फंक्शंस हैं और वो कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट c पर, ठीक है, देन f प्लस जी जो होगा, जो दोनों फंक्शन का सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा और दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूस होगा c पर, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू c, ठीक है। और इनका जो डिवीजन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा c पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 4 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब इनमें से 2 रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थर्ड और फोर्थ। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर हमारे पास मान लेते हैं कि f ऑफ x इज सम कांस्टेंट फंक्शन, यानी लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा एक कांस्टेंट है, तो f डॉट g को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स g ऑफ x, ठीक है। अगर f की कांस्टेंट फंक्शन है और g कंटिन्यूस है c के ऊपर, तो लैम्डा टाइम्स g भी कंटिन्यूस होगा c के ऊपर, ठीक है। दिस लैम्डा टाइम्स g इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब दोनों फंक्शंस में से f और g में से अगर हमारे पास एक फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और दूसरा जो फंक्शन है g, ठीक है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा c के ऊपर, ठीक है। अब इसी में भी एक और स्पेशल केस है कि अगर हम लैम्डा को मान लेते कि -1 ही ले लिया, ठीक है, लैम्डा को फिक्स करते कि -1 है, ठीक है, तो f डॉट जी जो होगा वो -g ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस होगा, ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले केस का इसका अगर हम एप्लीकेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या निकला? इससे रिजल्ट ये निकला कि अगर f कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कंटिन्यूस फंक्शन है f, ठीक है, तो -f भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर g कंटिन्यूस था c के ऊपर, लैम्डा को हमने -1 ले लिया, ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो -g ऑफ x आ गया, ठीक है। अब हमने ऊपर थियरम में देखा है कि जो प्रोडक्ट होता है वो कंटिन्यूस है अगर दोनों प्रोडक्ट के दोनों कंपोनेंट्स कंटिन्यूस है c के ऊपर, तो ठीक है, तो g ऑफ x भी कंटिन्यूस है यहाँ पर। तो अगर हम इसी किसी दूसरे फंक्शन f से अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे, तो f अगर कंटिन्यूस है तो -g भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब जैसे फोर्थ केस में क्या था कि f बाई जी इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे f ऑफ x को लैम्डा लेते हैं, तो लैम्डा बाई जी ऑफ x भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ जो हमारा रिजल्ट था उससे, ठीक है, फोर्थ रिजल्ट से। अगर हम लैम्डा को यहाँ पे 1 फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो 1 बाई जी ऑफ x आ जाएगा। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 बाई जी भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा। इससे हमें सीखने को क्या मिला कि अगर g एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, तो 1 बाई जी भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे सीखने को मिला।
एक तो हमने ये देख लिया कि अगर g कंटिन्यूस है तो 1/g कंटिन्यूस होगा, और अगर f कंटिन्यूस है तो -f भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हम एक और थ्योरम देखते हैं अब। ठीक है, थ्योरम 2। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा एफ ओ जी, ठीक है, वो अगर डिफाइंड है c के ऊपर, ठीक है, और g इज़ कंटिन्यूस एट c और f इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट g ऑफ c, देन एफ ओ जी इज़ कंटिन्यूस। मतलब क्या है इसका, f हमारे पास f और g दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, ठीक है, या ये दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है, रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर g ऑफ x, ठीक है, c के ऊपर कंटिन्यूस है और f जो है वो g ऑफ c पे कंटिन्यूस है, मतलब g ऑफ c पे जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर f कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी मतलब f और g का जो कंपोजिट फंक्शन है दैट विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एप्लीकेशन अब हम देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का होल मॉड, ठीक है, और यहाँ पे x कोई रियल नंबर है, ठीक, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, x हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो हमें पता है कि जो मॉड x होता है ये पहले से ही कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल x, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर ऑल x, ठीक है। अब अगर हम 1 माइनस एक्स लेते हैं प्लस मॉड एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मॉड एक्स कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स के लिए, और 1 माइनस एक्स जो फंक्शन है ये भी कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। तो कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं सी, ठीक है, अगर हम कोई पॉइंट सी ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं एफ और इसको मान लेते हैं जी, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी कांस्टेंट पॉइंट के लिए, रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स तो कंटिन्यूस होता ही है, हम पहले एग्जांपल में देख चुके हैं, ठीक है। और हमने ये भी थ्योरम पढ़ा था कि f प्लस जी कंटिन्यूस होगा, एट c इफ़ f और g दोनों कंटिन्यूस है c पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो f है 1 माइनस एक्स ये कंटिन्यूस है अगर c पे, और जो मॉड ऑफ x है ये भी कंटिन्यूस है c के ऊपर, तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो f प्लस जी कंटिन्यूस होता है c के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर f प्लस जी का अगर हम मॉड ले लेते हैं तो एक और मॉडुलस फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, और वो मॉडुलस फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस होगा c पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ x हमने लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x का भी मॉड, ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस। लास्ट एग्जांपल और लास्ट थ्योरम में हमने अभी कंपोजिट फंक्शन के बारे में सुना, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, कंपोजिट फंक्शन अगर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शंस है f और g, ठीक है, इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन लिखना है f और g, ठीक है। तो f और g को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ x है एक्स स्क्वायर और g ऑफ x है 1/x, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ f ऑफ g कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे g ऑफ x पुट कर देंगे, ठीक है, दिस इज f ऑफ 1/x। अब जो f ऑफ x है वो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह पे हम 1/x रख देंगे, ठीक है, दिस विल बी 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g हो गया। अगर हम इसकी जगह पे g ऑफ x निकालते
तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इस एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो दैट विल बी जी ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 1/x²। ठीक है, तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन।